नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। विदेश दौरे के पहले पड़ाव में उज्बेकिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। राष्ट्रपति से द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत, कई समझौतों की उम्मीद। व्यापक घोटाले पर बोले गृहमंत्री, अदालत का आदेश हो तो कराएंगे सीबीआई जांच। कांग्रेस ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा, लगातार तीसरे दिन भी संदिग्ध मौत। बिन ब्याही मां हो सकती है बच्चे की अभिभावक, सुप्रीम कोर्ट ने दी व्यवस्था। पिता के नाम का खुलासा करना जरूरी नहीं। भारी बारिश से रुकी चारधाम यात्रा, श्रद्धालुओं को निकालने की कोशिशें तेज। हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। असम के 125 गांवों में बाढ़ से लोग बेहाल। और अधर में ग्रीस वासियों का यूरोपीय संघ की शर्तों को मानने से इनकार। अब वित्त मंत्री का इस्तीफा। यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की कल की बैठक पर सभी की निगाहें। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। जनमत संग्रह में यूरोजोन की बेलआउट शर्तों को नकारने के बाद ग्रीस में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री सिप्रास ने दोहराया है कि जनमत संग्रह के नतीजे यूरोजोन से बाहर निकलने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बातचीत के लिए हैं। और अब सबकी निगाहें कल होने वाली यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की बैठक पर टिकी हैं। इस बैठक में ही तय होगा कि ग्रीस अब यूरोजोन में रहेगा या फिर बाहर जाएगा। राजधानी एथेंस में संसद के सामने जश्न जारी है। नाचते गाते ये लोग जनमत संग्रह में यूरोपीय यूनियन का प्रस्ताव खारिज होने का जश्न मना रहे हैं। 61% मतदाताओं ने नो के पक्ष में वोट दिया और प्रस्ताव को नकार दिया। वहीं प्रस्ताव के समर्थन में महज 39% वोट पड़े। I think every one of us was afraid, but we said no. If we said yes, then it will happen the same thing. जनता के भारी समर्थन के बाद ग्रीस की वामपंथी सरकार उत्साहित है। सिप्रास अब यूरोपियन कमीशन से बातचीत से पहले विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीस की सरकार जल्द ही यूरोपीय यूनियन से नए बेल आउट पैकेज पर बात करेगी। Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. नतीजों के बाद ग्रीस के वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब सबकी निगाहें मंगलवार को होने वाली यूरोपीय यूनियन के वित्त मंत्रियों की बैठक पर टिकी है। इस बैठक से ही यूरोजोन का अगला कदम तय होगा। बैंक संकट और अस्थिरता के कारण टैक्स जुटाने में आई कमी के चलते ग्रीस की अर्थव्यवस्था फिर से कमजोर हो गई है। इन हालात में यूरोजोन और ग्रीस के बीच समझौता और मुश्किल लगता है। I hope that the Greek government will make in the next coming hours meaningful and constructive proposals allowing that it is meaningful and possible to renegotiate. It doesn't really matter which way the vote went in a way, because Greece either goes soon or it goes at some point in the not too distant future, so it's effectively down to timing. But yeah, I mean a no vote on a lot of people's reckoning probably translates to something like a 70 to 80% chance of a Grexit. जनमत संग्रह का असर यूरोप की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। डॉलर के मुकाबले यूरो 1% तक कमजोर हो चुका है। ग्रीस के बैंकों में नकदी की कमी हो रही है और यूरोपीय केंद्रीय बैंक से उन्हें आपात रकम मिलना बेहद जरूरी है। आर्थिक किल्लत का आलम यह है कि कई बैंकों ने एटीएम मशीनों से एक दिन में निकाले जाने वाली अधिकतम राशि को सिर्फ 60 यूरो तक सीमित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेएनयू से प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं। ग्रीस को लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अब विकल्प उनके सामने है। अरुण जी, सबसे पहले तो जिस तरीके जनता ने अपना, मैं कहूँ कि फैसला सुना दिया है, निगाहें वित्त मंत्रियों की बैठक पर है, ऑप्शंस क्या क्या देखते हैं इस वक्त? अब देखिए, जनता ने कहा है कि जो चल रहा था वो सही नहीं है। जो उनके ऊपर दबाव था पिछले 5 साल से, जिससे कि उनकी जो बेरोज़गारी है वो ज़बरदस्त बढ़ गई थी, और ख़ासकर जो यंग लोग हैं उनमें बेरोज़गारी ज़बरदस्त बढ़ गई थी।
तो ये तो उन्होंने कह दिया कि ये नहीं चलेगा। और अब जो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं उनके हाथ मजबूत हो गए हैं कि वो यूरोजोन के बाकी जो वित्त मंत्री और जो बाकी वहाँ के प्रधानमंत्री वगैरह हैं उनसे अब ज़्यादा स्ट्रांगली वो बार्गेन कर पाएंगे, क्योंकि यूरोजोन को भी खतरा है, क्योंकि यूरोप एक प्रोजेक्ट है कि हम सब साथ हैं। हाँ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम सब साथ आए हैं, साथ चलाना है। तो ये भी जर्मनी, फ्रांस, इटली जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वहाँ की, उनको ये देखना है कि कैसे ग्रीस अलग हुआ तो क्या उसका परिणाम होगा कि और देश भी अलग हो सकते हैं। जो और कमज़ोर देश हैं जैसे कि पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, जहाँ पे कि पिछले साल काफ़ी कमज़ोरी दिखाई पड़ रही थी कि ग्रीस के बाद क्या वहाँ पे भी होगा। और आप देखिए तो ब्रिटेन में भी अभी पिछले हफ्ते ही बड़े प्रदर्शन हुए थे कि इस तरह का ऑस्टेरिटी प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो वहाँ पे भी यही समस्या है कि जो बेरोजगारी की समस्या है, वहाँ पे समस्या है तो कि क्या जो ये कह रहे हो कमजोर जी कि ग्रीस जो है अब अपनी शर्तों पर, मैं कहूं कि जो यूरोजोन के सदस्य देश हैं उनसे अब डील करने की कोशिश करेगा, और यही वो चाह रहा था शुरू से? जी हाँ, वो कोशिश यही करेगा क्योंकि अब सिप्रास के हाथ मजबूत हो गए हैं कि जो वो चाहते हैं वो होना चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ग्रीस अगर अपनी नीतियां अपनाएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो कंजर्वेटिव देश हैं जैसे जर्मनी वगैरह वो इसमें ना आगे आए, बिल्कुल वो शायद ना समझौता करें उन शर्तों पे जो ग्रीस चाहता हो, तो कहीं समझौता बीच में होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सिप्रास कहेगा कि भाई अगर ये आपको मंजूर नहीं है तो हम फिर अकेले जाएंगे, ये भी एक संभावना है। और अकेले जाने के लिए सरकार को ये करना पड़ेगा, ग्रीस की सरकार को, कि अपने को इंटरनेशनल जो यूरो और जो बाकी हैं वहाँ से अलग थोड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो उनको पॉलिसी ऑप्शन नहीं होगा। कैपिटल है वो देश से तेजी से बाहर चलता चला जाएगा, जो हुआ पिछले दिनों में कि बिलियंस ऑफ यूरो जो लोगों ने विड्रॉ किए। क्योंकि होता क्या है, जब आदमी अनसर्टेनिटी के दौर में होता है तो अनसर्टेनिटी के दौर पे वो कहता है कि भाई कैश होल्ड करना चाहिए। तो वैसे लोग बहुत ज्यादा कैश नहीं होल्ड करते, वो बैंक से, चेक से, क्रेडिट कार्ड से, डेली ट्रांजेक्शन। लेकिन जब अनसर्टेनिटी का दौर होता है तो कहते हैं कैश हाथ में रखो, मनी पुल आउट करते हैं। तो इसीलिए बिलियंस ऑफ यूरोज एक एक हफ्ते में निकलते चले जा रहे थे, और इसीलिए बैंक्स में पैसा खाली होता जा रहा था और कुछ हिस्सा उसका देश से बाहर जा रहा था। लेकिन मेरा मानना है कि आज जो एक नेशनलिस्टिक फीलिंग जागी है ग्रीस में, उसके चलते हुए हो सकता है कि जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है वो रुक जाए। हो सकता है कि जो लोग अपना कैश होल्ड करना ज़्यादा कोशिश कर रहे थे वो भी शायद रुक जाए, कि अगर एक नेशनल अपील हो कि हम जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें चलें। लेकिन क्या इस संकट का, मैं कहूँ, या फिर जो कुछ हालात ग्रीस में हैं, क्या इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं कि दुनिया के आर्थिक बाजारों पर, भारत जैसे देशों पर कहीं कुछ दिखता है, या फिर कहीं हम उससे बहुत दूर खड़े हुए हैं, फिलहाल कोई उसका इम्पैक्ट दिखता नहीं? इम्पैक्ट है और इम्पैक्ट होगा, खासकर पहले यूरोजोन में। आजकल यूरोजोन की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर वहाँ पे असर पड़ेगा तो वैसे ही जो आप देखिए कि भारत के जो एक्सपोर्ट थे वो नेगेटिव टेरिटरी में थे, 10%, 15% गिर रहे थे, वो और गिरेंगे, क्योंकि यूरोजोन हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है ट्रेड में। चीन, जिसके लिए यूरोजोन इम्पोर्टेंट है, जहां वहां पे जो मंदी क्या कहें, उसका रेट ऑफ ग्रोथ कम होता चला जा रहा था, है ना, 11-12% से 7% पे आ गया है, वो और गिर जाएगा क्योंकि चीन बहुत एक्सपोर्ट्स पे निर्भर करता है। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में सब जगह असर तो होगा। दूसरी बात, फाइनेंशियल मार्केट्स डोमिनेट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स पे असर पड़ेगा, क्योंकि अगर जब ग्रीस अपने आप को क्लोज करता है और जो उनका डेट है वो रीपे नहीं करता है, खासकर IMF का और यूरो का और कुछ जो बैंकों से लिया है, तो उसका असर उन बैंकों पे पड़ेगा। ये समस्या आज से 5 साल पहले ज़्यादा थी, अब इस समय थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि जो ग्रीस की लेंडिंग है वो ज़्यादा यूरोपियन सेंट्रल बैंक और IMF वगैरह से है। तो वहाँ पे अगर जो उनको नहीं भी पे करते हैं तो कोई ऐसा नहीं कि कोई बाकी बैंक, लेकिन इसका असर ये होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी का दौर है। तो जो कमज़ोर अर्थव्यवस्थाएं जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, इनको हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ेगा, और इनका जो डेट बढ़ने लगेगा और इनकी वैसी कमज़ोरी है तो वो कमज़ोरी और बढ़ जाएगी। तो डर ये है कि यहाँ से जो क्राइसिस है वो इन अर्थव्यवस्थाओं में जाएगा, मैं कहूँ शिफ्ट कर सकता है। तो फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं उनमें जो क्राइसिस है, क्योंकि आजकल दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट्स कंट्रोल करते हैं सब कुछ। अब आपने देखा जैसे कि 2008 के क्राइसिस के दौरान कि AIG जो सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस की, उसको $350 बिलियन का लोन मिल गया अमेरिका से 3 महीने के अंदर। लेकिन जनरल मोटर जो AIG से ज्यादा एम्प्लॉय करती है उसको $25 बिलियन का लोन नहीं मिलता है। तो इसलिए कि जो आज फाइनेंस की कंपनियां, इसी ने लोग कहते हैं ना, वॉल स्ट्रीट डोमिनेट्स ओवर मेन स्ट्रीट और 1% अगेंस्ट 99%। तो ये जो रिवोल्ट है ये 1% अगेंस्ट 99% का कंटिन्यूएशन है। और उस संस्था का क्या होगा,
उस कॉन्सेप्ट का क्या होगा जो कि यूरोजोन को बनाते वक्त लिया गया था? क्या उसके लिए एक बड़ा झटका है, एक्सपेरिमेंट पूरी जी हाँ। तरीके से मैं कहूँ फेल कहा जाए ये? नहीं, अभी पूरी तरह से फेल नहीं कह सकते, क्योंकि अभी क्या नेगोशिएशन होंगे और जर्मनी और ये भी देखेंगे कि भाई ये फेल नहीं हो। पर ये जरूर है कि इसका असर ये होगा कि अगर जैसे कि पहले आपने देखा कि अर्जेंटीना में क्राइसिस आया 2001 में, उन्होंने अर्थव्यवस्था को बंद थोड़ा सा किया और उससे निकल आए। आइसलैंड में 2008-9 में जब क्राइसिस आया, उन्होंने अपने आप को बंद करके उससे किया। तो अगर ग्रीस भी यही करता है कि वो यूरोजोन से अलग भी हो जाता है और फिर अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल लेता है अपनी अलग नीतियां चला के, तो उसका असर बाकी देशों पे यूरोप के पड़ेगा। कि कोई ऐसा नहीं कि यूरोजोन से अगर हम निकले तो बहुत बड़ा वो आ जाएगा। और ऑस्टेरिटी के खिलाफ तो वहां पे सब जगह प्रोग्राम चल ही रहे हैं। तो जो एक मूवमेंट ग्रीस में चला है कि ये ऑस्टेरिटी को रोक के हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, लोगों के हालात इंप्रूव करने हैं, वो समस्या और देशों की भी है। वहां पे भी यही बात होगी कि अगर ग्रीस कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो एक जो लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा ये यूरोप के प्रोजेक्ट पे। अरुण जी, बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें होंगी। बने रहिए हमारे साथ। जनमत संग्रह से दिया ग्रीस ने जवाब। काम नहीं आया आईएमएफ का दबाव। दुनिया के बाजारों में होंगे कौन से बदलाव? देखिए विशेष ग्रीस का जवाब आज शाम 7:30 बजे। उज़्बेकिस्तान के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेक प्रधानमंत्री मिरोमोनोविच की मौजूदगी में दोनों ही देशों के बीच वार्ता जारी है और उसके बाद कई मसलों पर समझौते होने की उम्मीद है। इससे पहले ताशकंद पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति इस्लाम कारिमोव से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताशकंद के राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री का उज़्बेकिस्तान का ये दौरा 2 दिनों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 2:30 बजे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। यहां पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी और उज्बेक भाषा में ट्वीट संदेश के जरिए उज्बेकिस्तान के लोगों का अभिवादन किया। एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री शावकत मिरोमोनोविच मिर्जियोयेव ने की। मध्य एशिया के देश उज्बेकिस्तान से भारत के संबंध काफी पुराने हैं और सबसे पहले 1951 और 1961 में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहां की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा दौरे से पहले साल 2006 में मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री यहां की यात्रा की थी। 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की यात्रा के दौरान उज्बेकिस्तान और भारत के बीच अहम व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। उज्बेकिस्तान के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं और भारत इसे दवाएं, चिकित्सा उपकरण, मशीनरी, गारमेंट्स, चाय, कागज, प्लास्टिक के सामान निर्यात करता है, जबकि उज्बेकिस्तान से रसायन, चांदी, कच्चा सूत, सिल्क और दालें आयात की जाती हैं। मुगल शासक बाबर के देश उज्बेकिस्तान में हिंदी फिल्में भी खूब देखी जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां रहने वाले करीब 3000 भारतीयों से भी मिलने का कार्यक्रम है। उज्बेकिस्तान के बाद प्रधानमंत्री 7 जुलाई को कजाकिस्तान जाएंगे। वहां से 8 और 9 जुलाई को वो रूस के उफा शहर में ब्रिक्स शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शिरकत करेंगे। इसके बाद 10 जुलाई को तुर्कमेनिस्तान, 11 जुलाई को किर्गिस्तान और 12 जुलाई को ताजिकिस्तान जाएंगे। मध्य एशिया और यूरेशिया के शक्ति संतुलन में पकड़ मजबूत बनाने के लिहाज से प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार व्यापम मामले की सीबीआई जांच के लिए तैयार है। हाईकोर्ट की निगरानी में जांच होने के चलते कोर्ट के आदेश के बाद ही ऐसा हो सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान से इस मामले से जुड़े 10 सवालों पर सफाई मांगी। उधर सुप्रीम कोर्ट व्यापम मामले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को हटाने से जुड़ी याचिका को सुनवाई के लिए अब तैयार हो चुका है। पिछले 3 दिनों में पत्रकार अक्षय सिंह, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा
और सागर में महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध मौत ने व्यापम मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है। कांग्रेस ने मामले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की है। सीबीआई को ही जांच सौंपी जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में उसकी जांच होना चाहिए। इतना मैं जानता हूं कि शिवराज सिंह जी खुद को बचाने में सबको जुर्मी बना रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने सागर में महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध मौत के तार भी व्यापम घोटाले से जुड़े होने की आशंका जताई है। सोमवार सुबह ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की लाश पुलिस अकादमी के पास तालाब से मिली थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर मौत को व्यापम मामले से जोड़ने से बचना चाहिए। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि उस दुखद घटना का व्यापम या व्यापम की जांच से कोई संबंध नहीं है और हर ऐसी दुखद घटना को व्यापम से जोड़ना न्याय संगत भी नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मामले की एसआईटी जांच हाईकोर्ट की निगरानी में चल रही है। ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद ही सरकार सीबीआई की जांच करा सकती है। यह तो हाईकोर्ट को फैसला करना है। इसके पहले भी एक पीआईएल हो चुकी है हाईकोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जांच कराने के लिए, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया है। तो हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कैसे आदेश दे सकते हैं? इधर व्यापम मामले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें पद से हटाने से समेत दूसरी याचिकाओं पर 9 जुलाई को सुनवाई करेगा। करोड़ों रुपए के व्यापम भर्ती और घोटाला मामले में हाई प्रोफाइल पेशेवर, राजनेता और नौकरशाह समेत कई आरोपी हैं, लेकिन मामले से जुड़े कई लोगों की मौत ने इसे और पेचीदा बना दिया है। विपक्ष इस मामले से जुड़े 46 लोगों की संदिग्ध मौत की बात कह रहा है, वहीं राज्य सरकार 25 लोगों की मौत की बात मान रही है। रविंद्र सिंह शोरण, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अविवाहित मां बच्चे के पिता का नाम बताए बिना और उसकी अनुमति के बगैर बच्चे अभिभावक हो सकती है। यानी कि जस्टिस विक्रमजीत सेन और अभय मनोहर सप्रे की बेंच ने एक महिला की अपील स्वीकार करते हुए आज ये व्यवस्था दी। याचिका में बच्चे के संरक्षण संबंधी कानून को चुनौती दी गई थी, जिसमें अविवाहित होते हुए भी बच्चों के संरक्षण के मामले में बच्चे के पिता को शामिल करने का प्रावधान है। निचली अदालतों के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे के संरक्षण के लिए मां का नाम ही काफी है और उसे बच्चे के पिता का नाम बताने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने आज ऑर्डर दिया है कि फादर का नाम डिस्क्लोज करने के लिए जरूरत नहीं है और फैमिली कोर्ट प्रोसीड कर सकती है इनकी एप्लीकेशन पे इनको सोल गार्डियन डिक्लेयर करने के लिए। उधर बिहार में एमएलसी चुनाव कल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही होंगे और सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि विधान परिषद में 6 साल के लिए निकाय कोर्ट के 8 उम्मीदवार ही एमएलसी होंगे, जबकि 8 एमएलसी 4 साल के लिए और बाकी बचे 8 सिर्फ 2 साल के लिए बनेंगे। हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को मूल अधिसूचना में संशोधन करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे राज्य में एक साथ एमएलसी चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। काले धन पर कानून के लागू होने के साथ ही केंद्र सरकार ने विदेशों में जमा धन की स्वतः जानकारी करने वालों के लिए नियम भी तय कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक काले धन की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए सरकार ने 3 महीने की समय सीमा यानी क्लियरेंस विंडो तय की है और इस दरमियान विदेशों में जमा धन की जानकारी देने वालों को फेमा, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, संपत्ति कर, कानूनी कंपनी कस्टम नियमों से छूट मिलेगी। हालांकि करप्शन के जरिए हासिल किए गए धन पर यह छूट नहीं होगी। ये छूट उनके लिए भी नहीं होगी जिन खाताधारकों के बारे में सरकार के पास पहले से ही जानकारियां हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ऐसे लोगों पर काला धन कानून की बजाय आयकर अधिनियम लागू होगा। जानकारी जाहिर करने की समय सीमा इसी साल 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच है, जिसके तहत कुल धन का 30% टैक्स और इतना ही जुर्माने के तौर पर चुकाकर काले धन को सफेद में बदला जा सकता है। उत्तराखंड में आज हुई तेज बारिश के बाद राज्य में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। इसके अलावा असम में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ बेकाबू है। इधर दिल्ली एनसीआर में आज हुई बारिश के बाद लोगों को तेज गर्मी से राहत जरूर मिली। उत्तराखंड में रविवार से हो रही तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भूस्खलन से कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। बाढ़ की चेतावनी के बाद 4 धाम यात्रा को एक बार फिर रोकना पड़ा। प्रशासन ने राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करा दिए हैं। राज्य में बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है।
यह मंडी डिस्ट्रिक्ट में 60 से लेकर 70 जो मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है और आने वाले दिनों में भी जो बारिश है वो जारी रहेगी। कम से कम जो 4-5 दिन लगातार जो बारिश हो सकती है और कुछ एक इलाकों में भारी बारिश होने की भी संभावना रहेगी। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने किसी भी तरह के हालात से निपटने की तैयारियां की हैं। We are trying our best, keeping the finger crossed. और हम रेडी है, किसी भी भगवान करे कोई दुर्घटना ना हो, भगवान करे कोई त्रासदी न हो। असम में भी बाढ़ के हालात अभी बेकाबू हैं। यहाँ 125 गांवों में करीब 65,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में 3800 हेक्टेयर में खड़ी फसल पानी में डूब चुकी है। बोंगाई गांव में 4 राहत शिविर खोले गए हैं। इधर उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में आज सुबह बारिश हुई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। यहाँ मौसम काफी सुहावना हो गया है और तापमान में कमी दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डिजिटल इंडिया वीक के तहत केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कई ब्रॉडबैंड उत्पाद बाजार में जारी किए, जिनमें C.DOT का लंबी दूरी का वाईफाई ब्रॉडबैंड शामिल है। इस मौके पर संचार मंत्री ने कहा कि सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की गाइडलाइंस के हिसाब से अपने ई-गवर्नेंस में जरूरी बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पूरे देश में नागरिकों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगी। Cutting across party divide, the power of digital services being recognized. Why? Because a digital connectivity leads to good governance. A digital connectivity leads to effective governance. जम्मू कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ओर से सीजफायर उल्लंघन का सिलसिला रुक नहीं रहा। पाकिस्तानी रेंजरों ने जम्मू के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ के 6 आउटपोस्ट को निशाना बनाकर रविवार पूरी रात गोलीबारी की। बीएसएफ के जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे पहले कल कश्मीर घाटी के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में बीएसएफ का जवान शहीद हो गया था। पाकिस्तानी सैनिकों ने नौगाम सेक्टर में रविवार दोपहर गोलीबारी की और इससे पहले जम्मू भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीमा चौकियों को निशाना बनाया था। बीते कई दिनों से आतंकवादी गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ की कोशिश में है। बीएसएफ के आईजी जगत सिंह ने कहा है कि सीमा पार से 165 से ज़्यादा आतंकवादी इस वक्त घुसपैठ की फिराक में हैं। नेचुरली अपने जो ट्रूप्स हैं उन सबको बहुत चौकस कर दिया गया है और सभी हर तरह की प्रिकॉशन लेने के लिए हिदायत दी गई है। बिल्कुल कैंप्स हैं और कम से कम भी 150 से ज़्यादा जो हैं मिलिटेंट्स उधर हैं जो घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश ने आज से 162 गलियारों में रहने वाले लोगों से उनकी राष्ट्रीयता की जानकारी मांगी है। और इसे लेकर एक सर्वे किया जा रहा है, जहां पर 111 भारतीय गलियारे हैं और 51 बांग्लादेशी गलियारे हैं। भूमि सीमा जो प्रस्ताव हुआ था उसके बाद इसे लागू किया गया है और ये 23 जुलाई तक इस सर्वे को करना है। सर्वे टीम के में दोनों देशों के सदस्य यहाँ पर हैं और 31 जुलाई तक गलियारों का विलय होना है। और बात ईरान की, जहां पर ईरान से परमाणु वार्ता की समय सीमा खत्म हो गई है, लेकिन इसे लेकर उम्मीदें बरकरार हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के इस होटल में ईरान से परमाणु करार पर 9 दिनों से बातचीत जारी है। करार के लिए ताज़ा समय सीमा मंगलवार की है। ऐसे में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य और जर्मनी के नेता ईरान के साथ आखिरी दौर की वार्ता में जुटे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि वार्ता में प्रगति हुई है, लेकिन अभी कई बड़े मसलों को सुलझाना बाकी है। At this point, this negotiation could go either way. If hard choices get made in the next couple of days and made quickly, we could get an agreement this week. But if they are not made, we will not. उधर इजराइल ने ईरान से परमाणु वार्ता का विरोध तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इससे इजराइल के लिए खतरा बढ़ जाएगा। תסלול את דרכה של איראן לייצור ליבות להרבה מאוד פצצות אטום. והיא גם תזרים לאיראן מאות מיליארדי דולרים שישמשו אותה בתוקפנותה ובמסע הטרור שלה גם באזור.
ईरान के परमाणु करार पर 12 साल से गतिरोध चल रहा है। ईरान से 2013 के नवंबर में अंतरिम करार हुआ था। पूर्ण समझौते तक पहुंचने की समय सीमा 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। अगर यह ऐतिहासिक करार अपने अंजाम को पहुंचता है तो पश्चिमी देशों के साथ ईरान का एक बड़ा विवाद खत्म हो जाएगा। वहीं आर्थिक प्रतिबंध हटने से ईरान को भी बड़ा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।